नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई करके ही इस क्लास के लिए तैयार हुए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हम लोगों ने आपसे कुछ बात किया था स्लोप के बारे में, जो डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत आइडिया को हम लोग गेन करने के प्रयास में है। इसका रीजन ये है कि जो इंस्टेंटेनियस पैरामीटर वेलोसिटी का हो चाहे स्पीड का हो, उसको समझने के लिए जागरूक हुए हैं। तो थोड़ा बहुत कहानी जो है हम लोग इसके अंदर की बातें करेंगे। हमने आप लोगों से ये भी निवेदन किया था कि थोड़ा ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो को, पिछले क्लास में आप मेरे जो वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का अपलोडेड है उसको आप देखकर आए भी होंगे और 0 से 90 डिग्री तक का मान भी याद करके आए होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग स्लोप की चर्चा कर रहे थे कि जो स्लोप है उसको कैसे हम लोग समझेंगे, ये इसके बारे में बात कर रहे थे। और स्लोप का जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था वो क्या था कि अगर मान लो कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन 1 मानते हैं इसको, या इसको ओए बोलते हैं। और एक मान लो स्ट्रेट लाइन, ये मैंने बताया ये 2 लाइन है, इसको ओबी बोल दिया। हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हॉरिजेंटल से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल, मान लो ये एंगल हमने 45 डिग्री बना दिया, 45 डिग्री, और इस लाइन ओबी का हमने यहां पर 60 डिग्री बना दिया। तो आपसे हम पूछेंगे यहां पर कि बेटा ये बताओ कि ओए लाइन का जो स्लोप है, माने लाइन 1 का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 जो है, हमने क्या बताया था कि स्लोप को tan थीटा से, tan थीटा को बोलते हैं। और वो थीटा क्या होता है, तो हमने पिछले क्लास में ये आपको सिखलाया था कि कोई भी लाइन हॉरिजेंटल से, यहां पर एक्स एक्सिस समझे, एक्स एक्सिस से जो हॉरिजेंटल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसका जो tan है वही स्लोप होता है। तो लाइन 1 का जो स्लोप होगा tan 45 डिग्री होगा, और इसका मान tan 45 डिग्री का मान होता है 1, जो मैंने आपसे बोला था कि आप प्लीज जो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसको आप देख लें, और उसका जो वैल्यूज है अगर नहीं देखे होंगे तो आप अगले क्लास के लिए देख कर आना है। 0 से 90 तक का वैल्यू एकदम मेमोराइज करके आना है, तब चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। यस सर, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बेटा, स्लोप ऑफ लाइन 1 मतलब स्लोप ऑफ जो ओए का स्लोप है वो है, उसकी वैल्यू 1 हो गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं पूछूं आपसे कि स्लोप ऑफ लाइन 2 का क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या होगा, तो आप इसको बोलोगे tan 60 डिग्री। कितना हो गया भाई, √3। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम tan 60 डिग्री का मान कोई बच्चा याद करके आ गया, वाह क्या बात है। अगर आप जब tan 60 का मान √3 हुआ तो √3 का मान जो होता है 1 से ज्यादा होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से 0 से 90 डिग्री तक बढ़ती है, 0 से एंगल जो है उस लाइन का 0 से 90 की तरफ बढ़ता है, तो उसका स्लोप बढ़ता जाता है।
और 90 डिग्री पर स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है। 90 डिग्री पर स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। 10 90 डिग्री का मान जो होता है वो हम लोग इन्फिनिटी या अनडिफाइंड बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना। यस, मतलब स्लोप का कॉन्सेप्ट ये है, स्लोप का मीनिंग ये है। अच्छा सर, आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा? हम लोग कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास। तो एक सर और सवाल से एक सवाल और लीजिए और हम लोगों को बताइए कि स्लोप का लो बेटा, हम लोगों से पूछिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मान लो ये मैंने बनाया x1 और यहां से मैंने एक लाइन खींचा, ये OA, और यहां से इसी लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, यह दो लाइन हो गया AB। मैंने इसकी वैल्यू, मैंने ये एंगल 30 डिग्री रखा, ये तो आप देख ही रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ सर बिल्कुल। तो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन OA एंड AB। ये सवाल 1 मिनट आपके लिए समय, आप बता दें जो मैं बताया है स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है। किसी भी लाइन का जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो लाइन एक साइड से मतलब हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसी का tan ले लिया जाता है, तो उस लाइन का वो स्लोप बन जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर वही काम करेंगे, करो 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 करो। यस, आप देखो स्लोप ऑफ लाइन OA की बात, स्लोप ऑफ लाइन OA, स्लोप ऑफ लाइन OA जो लाइन है एक साइड से थीटा डिग्री पर, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 1/√3। अगर मान tan का मान सब याद कर लिए हो 0 से 90 तक, तो वहां पर ये वैल्यू मिलेगा। अब रही सवाल सर AB का तो पता नहीं चल रहा है कितना डिग्री के एंगल पर है AB का। रियली में AB जो है बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, मतलब कि सर थीटा 0 डिग्री है। यस यस, थीटा 0 है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हम लोग लिखेंगे? स्लोप ऑफ लाइन AB के लिए क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे tan 0 डिग्री, मतलब सर 0, tan 0 का मान 0 डिग्री। यस, tan 0 का मान 0। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो स्लोप के बारे में मैंने जो बताया ये स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है, जो अपना लाइन है वो स्लोप चेंज नहीं करेगा। अगर मैं कहूं कि यहां पर ये लाइन इस पॉइंट का स्लोप की बात नहीं है, यहां पर स्लोप क्या होगा? तो यही होगा। हर पॉइंट पर जो चीजें हैं वही। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ कांस्टेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो लिख लें इस बात को, स्लोप ऑफ स्ट्रेट एसटी देकर मैंने पॉइंट दे दिया, स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा कर्व पर बात कर लें, कि अगर मान लीजिए सर कि ये स्ट्रेट लाइन तो बना दिया आपने, बता दिया, अगर कुछ कर्व ऐसा होता तो इस पॉइंट पर हम स्लोप कैसे बताएंगे और इस पॉइंट पर स्लोप कैसे बताएंगे? बेटा घबराना नहीं है, जो मैं आपको धीरे धीरे हम जिस तरह से आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आप उस पॉइंट को समझते चले, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कर्व लाइन के
ए पॉइंट पर जो स्लोप डिफाइंड किया जाएगा उस पॉइंट पर एक टेंजेंट मीन्स एक टेंजेंट स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इस पॉइंट को टच करने वाली लाइन मीन्स ऐसा स्ट्रेट लाइन जो केवल और केवल इस पॉइंट को टच करे। ये टेंजेंट एट ए, इसका जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा होगा वही थीटा, उसी का टेन थीटा स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट यहां ए पर का ए टेंजेंट, ए पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जितने डिग्री पर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका टेन थीटा ही उस पॉइंट का स्लोप होगा। मतलब बस इतना ही है। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। उसी तरह से बी पर भी आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। अगर ये थीटा है और ये अल्फा है तो टेन अल्फा जो है स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट बी माना जाएगा, हाँ सब इतना तो समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए टेन अल्फा टेन थीटा में हम बोले कि ए पॉइंट पर का स्लोप बड़ा है कि बी पॉइंट पर का स्लोप बड़ा है, तो ऑब्वियस ही है जो एंगल 0 से 90 के बीच में टेन जो है बढ़ता चलता है, टेन इनफाइनाइट हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि टेन अल्फा बी पॉइंट पर का स्लोप ऑफ बी पॉइंट हियर, स्लोप ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पॉइंट ए। मतलब सब कर्व लाइन का स्लोप वेरिएबल होता है। यस, कर्व लाइन पर का जो स्लोप है हर पॉइंट का अलग अलग होता है। कहीं बीच में खींच दे तो कुछ अलग थीटा बन लेगा या टेंजेंट से। इस तरह से हम लोग इस बात को समझ चुके हैं। अच्छा सर, मान लीजिए कि हमको एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम स्लोप के बारे में कैसे समझेंगे? tan थीटा बराबर ये हम लोग तो पढ़ के आए हैं P बाई बी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो आप ऐसे समझे कि मान लो कि ये तुम्हारा एक्सिस है एक्स और वाई, यहां पर आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचा। यहां पर क्या खींचा? इस स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट पर का जो स्लोप होगा ये यहां पर भी कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल से एंगल देखेंगे तो सेम ही होगा। कर्व लाइन में अलग था, माने कर्व लाइन का स्लोप वेरिएबल था। आप लिख ले, नोट कर ले, वहां पर नोट कर ले, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल फील दिलाकर चीजें को क्लियर करने वाले। मतलब सर कि अगर हम पॉइंट यहां ए ले लें और पॉइंट ले लें यहां बी, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा सर ये थोड़ा हम लोग ये माने कि ये x1 है और ये y1 है, मतलब यहां से ये दूरी x1 और यहां से दूरी y1। उसी तरह से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा हम लोग मान लेते हैं x2 और ये y2। तो इस लाइन का जो स्लोप है सर, ये लाइन जो स्लोप है यही स्लोप होगा थीटा। यस, यही सर होगा। तो जो ट्रायंगल है ए एन बी मान लेते हैं, यहां परपेंडिकुलर डाल दिया तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस एंगल का जो परपेंडिकुलर होगा, आप यहां पर समझ लें इस चीज को कि जो मैंने बनाया वो ये बनाया है आपको। ये देखिए, ये थीटा है बेटा, ये लाइन का पार्ट है, ये हमने ए रखा है, ये बी रखा है, ये एन रखा है, ए एन बी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने नाम भी रखा। अब बताओ कि जो ए एन है और बी एन है वो कितना होगा? यहां से y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस के पैरेलल, थोड़ा कोऑर्डिनेट का भी ज्ञान होना चाहिए। यहां से ये दूरी y2, यहां से ये दूरी y1, ये दूरी हो जाएगा y2 माइनस y1। ध्यान से देखेंगे तो आपको फील आएगा
थोड़ी बहुत हो सकता है कि 9th क्लास में बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन इसी चीज को 3 से 4 बार पढ़ेगा तो चीजें उसको बिल्कुल आसान लगने लगेगी। आप ऐसा ही करें, धीरे धीरे सीखो। इस लाइन का लेंथ कितना होगा, इस लाइन का जो है, तो सर यहां से आपने कहा इसका x2 है, तो ये तो यहां से x2 और यहां से x1, तो ये x2 माइनस x1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लाइन का स्लोप तो डिफाइंड सर tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर p बाई बी। तो p बाई बी का मतलब सर यहां पर bn या nb जो भी बोलो डिवाइडेड बाई an। अच्छा सर, tan थीटा आप ये कहना चाहते हैं कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखा गया, यही स्लोप है। यस, स्ट्रेट लाइन का स्लोप यही है। अगर एंगल नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से समझना चाहते हैं तो आपको यही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ बनाओगे तो पॉइंट लोकेट करना ही पड़ेगा, तभी लाइन बनेंगी, अदरवाइज कैसे आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को हम डेल्टा y, एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंस के लिए लिखा गया है, और इसको डेल्टा x लिख सकते हैं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर, यस सर, हम लोग बिल्कुल समझ गए कि मैंने y कोऑर्डिनेट मतलब स्लोप जो है ये है, स्लोप है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अच्छा सर, ये तो रही स्ट्रेट लाइन की बात, हम लोग समझे थोड़ा बहुत। अब आते हैं हम लोग कि रियलिटी में स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है। हाँ सर, एकदम कांस्टेंट है, हमने देखा भी, आप हर पॉइंट पर जो भी चीजें हैं आपने दिखलाया। लेकिन जो कर्व है, जैसे मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया था इस तरह से, ये x और ये y जो बनाया था, तो आप देखा होगा कि इस पॉइंट का जो और इस पॉइंट का अलग अलग स्लोप था। अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ऐसा समझे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया क्या, x1 और y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 और y2, और इससे जो ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है, और यहां से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ऐसा समझो। तो ये जो कॉर्ड बना, ये कॉर्ड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो वहां से आप देखोगे कि यहां भी tan थीटा होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही होगा, यही स्लोप है, यही क्या है, स्लोप है सर। ठीक सर, इस कॉर्ड का स्लोप हो गया वो। लेकिन हमें किसी पॉइंट का स्लोप, कर्व में किसी पॉइंट का स्लोप डिफाइन करने के लिए ये जो कॉर्ड का लेंथ है, इस लेंथ के बारे में सोचो कि अगर ये लेंथ इतना बड़ा है, हम इस पॉइंट पर स्लोप डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को क्या तो ये पॉइंट को यहां पर ले जाना पड़ेगा, और नहीं तो इस पॉइंट को इस ए पॉइंट पर लाना पड़ेगा। बी को ए के पास लाएंगे, तभी ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट के जैसा ट्रीट होने लगेगा। मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि कॉर्ड जो कर्व को 2 पॉइंट पर ये कट कर रही है, ये एक पॉइंट को टच करने लगे, ये तभी संभव है जब ये बी पॉइंट क्या तो ए पर आ जाए, ए के पास आ जाए, ए के बहुत करीब आ जाए, तो ये कॉर्ड बिकम्स टू अ टैंजेंट। थोड़ी बहुत हो सकता है, क्योंकि आप 11th में नहीं हैं, तो हो सकता है कि 10th में मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत जो चीजें हैं टेंजेंट का, ये सब चीजें जो है थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन जीवन में परेशानी क्षणिक हो सकती है बेटा। सत्य तो पढ़ने से आती है,
सत्यता जो आप पढ़ते हो, ईमानदारी से अगर आप पढ़ते हो तो किसी चीज को पोस्टमार्टम करके उसकी ओरिजिनलिटी को पकड़ सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मानना यह है कि ये जो इस पॉइंट का, ये पॉइंट पर ये टेंजेंट कब बनेगा और ये स्लोप इस पॉइंट का तब डिफाइंड होगा जब ये लेंथ को हम छोटा करते 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 इतना कर दे कि वो लेंथ लगभग इस पॉइंट को टच करने वाली हो। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट का मीनिंग क्या है? मतलब कि tan थीटा जो कॉर्ड है y2 माइनस x2 माइनस x1, मतलब कि tan थीटा की वैल्यू यहां पर जो अभी दिखाया गया डेल y बाई डेल एक्स, ये समझ लो, ये समझ लो इसके बारे में। अगर ये पॉइंट बी इफ ऐसा समझे, इफ पॉइंट बी approaches point A, then chord का जो बिहेवियर है, chord becomes to a tangent, एंड tangent जो होगा उस पॉइंट का, उस टेंजेंट का जो पॉइंट, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ये ध्यान देना है। ये tan थीटा कॉर्ड का था, डेल वाई बाई डेल एक्स में लिखा। अगर ये B टू A पॉइंट होगा तो ये जो मिलने वाला है यहां पर का जो थीटा जो है, tan थीटा जो मिलने वाला है, ये डेल वाई मतलब ये यहां पर आएगा तो डेल वाई क्या होगा, इतना जीरो नहीं करे रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पर उस पॉइंट को एकदम बिल्कुल उस पॉइंट पर ला नहीं रहे, बहुत क्लोज है, इतना क्लोज कि जब हम लोग उस क्लोज को पहचान न पाए तो कैलकुलस में एक टर्म डिफाइंड हो गया, उसको डीवाई कहा गया, डेल्टा वाई को, और इसको डीएक्स कहा गया। इसी को स्लोप ऑफ टैंजेंट बोला गया। क्या बोला गया? स्लोप ऑफ टैंजेंट बोला गया। ये हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, हर पॉइंट का अलग अलग हो सकता है किसी भी कर्व के लिए। थोड़ा बहुत ज्ञान हमको लगता है कि इसमें समझ में आया होगा, कारण कि बहुत ज्यादा अगर आप इसके अंदर घुसेंगे तो आप यहां पर कंफ्यूज कर जाओगे। तो मेरा मानना यह है कि हमने जो अभी तक आपको जो बताया है उसको 2-3 बार लिखना और रिकॉल करना कि कोई भी कॉर्ड एक टेंजेंट का रोल तब करने लगता है जब उनके बीच का सेपरेशन को लगभग, मतलब जो लेंथ है उसको हम लोग लगभग 0 के आसपास करते हैं। तो फिर भी जो डेल वाई और डेल एक्स में जो छोटा सा अभी लेंथ जो मिलता है इनफाइनाइटली डेसिमली ये स्मॉल, उसी को डीवाई और इसको डीएक्स कहते हैं। तो tan थीटा हम लोग एक साधारण से भाषा में हम लोग अभी पकड़ पा रहे हैं, और इसी डीवाई बाई डीएक्स को, इसी डीवाई बाई डीएक्स को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। डीवाई बाई डीएक्स को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या रेट ऑफ ए स्मॉल चेंज इन वाई, हम उतना नहीं लिख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to change in x। स्मॉल की बात होती है बेटा, ये समझे। इसका रेट भी, क्योंकि किसी चीज का रेट हम लोग भाग लगाकर लिखते हैं, लूज सेंस में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये टर्म जो है वेरी स्पेशल टर्म है, इसमें भागा होगा से मतलब नहीं होता है, एक सिंगल टर्म डिफाइंड होती है। अभी ज्यादा इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। डीवाई बाई डीएक्स क्या है? इसको कहा गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या कहा गया? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ y रिलेटिव टू x, ऐसा समझे। इसको रेट भी कहा जाता है। और थोड़ा सा हम लोगों को प्रयास रहा कि इसको आपको हम फील दिलाएं। 2-4-5 बार पढ़िएगा तो थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आएगी। क्लास 9th में इतना बहुत मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी अभी फिलहाल नहीं है आप लोगों को। हम लोग क्लास 11th में इसको काफी एलोबरेट करते हैं, बहुत उसकी चिड़फाड़ करते हैं, उसकी पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी रहस्य को समझने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब कुछ चीजें हैं, फॉर्मूला जो है लिस्टेड है, उस चीज के बारे में हम लोग समझे। और इसके पहले जैसे मैं कहूं कि y बराबर फॉर्मूला लिस्टेड कुछ बनाए हम लोग, जैसे ये स्टार मार्क का फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई इस तरह से समझे कि इसका आप dy बाई dx समझना चाहते हैं, dy बाई dx, तो आपको समझना यही है कि जो ये पावर है, पावर एक रियल नंबर है। पावर क्या है? एक रियल नंबर है। तो इसको हम लोग n जो पावर है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया जाता है। हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग की जो जरूरत है वही काम करेंगे। जो पावर यहाँ पर है वो पावर को आप इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से पावर 1 हटा दें। ये रिजल्ट है dy बाई dx का। dy बाई dx का रिजल्ट है, अगर मान लो y बराबर कोई x की पावर 2 कहता है एग्जाम्पल 1 के तहत, तो हम dy बाई dx को यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? dy बाई dx का मीनिंग लिखेंगे। n की जगह पर क्या है? यहां देखो n की जगह पर क्या है? n की जगह पर 2 है, तो सर इस फॉर्मूला पुट करो 2 और x और 2 में से 1 को माइनस करो, तो कितना मिल गया? 2 और 2 में से 1 चला गया तो x के पावर 1, तो x के पावर 1 को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो ये हो गया। हाँ सर बिल्कुल, dy बाई dx का एक फॉर्मेट हमने आपके सामने रखा कि आपको हम कुछ चीजें बता सके इस तरह से। अच्छा सर और एक आध एग्जाम्पल दीजिए थोड़ा इस फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला जो है आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हम लोग यहां पर लिख कर बात करें, y बराबर x की पावर n, y बराबर x की पावर n, x के पावर n में n एक रियल नंबर है। n क्या है? एक रियल नंबर है, ये ध्यान में रखना है आपको। बिल्कुल सर ये ध्यान में तो है। अच्छा सर अगर एग्जाम्पल कोई y बराबर 5 ले लिया, तो इसमें तो x है ही नहीं सर, dy बाई dx क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पैरामीटर आ गया, cos x तो है ही नहीं, x तो है नहीं, तो y बराबर 5 का dy बाई dx क्या लिखेंगे? dy बाई dx लिखेंगे, 5 कांस्टेंट पैरामीटर है तो इसको याद रखो कि 0 होता है। सर लेकिन आपने बताया नहीं कि कांस्टेंट पैरामीटर का dy बाई dx 0 क्यों होता है। बेटा हमने भी ये भी बताया था कि dy बाई dx एक रेट है, y, तो जब y 5 है वो x पर डिपेंडेंट नहीं करता है तो उसका रेट क्या है? 0 है। वो हमेशा किसी भी उसको समझने के लिए थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा कि y 5 है तो उसका dy बाई dx 0 है। इसलिए 0 है कि y का रेट, क्योंकि x पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x में कोई भी चेंज कोई लाए तो उसका रेट क्या होगा? 0 रहेगा, क्योंकि वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। y बराबर 5। नहीं सर अभी भी उतना मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, और थोड़ा सा बताइए। ठीक है, dy बाई dx एक स्लोप है, dy बाई dx क्या है? स्लोप है। तो हम लोग इसको ग्राफ बनाकर समझते हैं क्या है एक्चुअली इसका। ठीक है सर बताइए, हम लोगों को बहुत ज्यादा घबराहट थोड़े है कि हम लोग भाग रहे हैं। आप जितना बताना चाहते हैं आप बता दीजिए मुझे। ये y बराबर 5 का ग्राफ कोई बताया? y बराबर 5 का ग्राफ सर तो 5 यहां
और x 0। मतलब कि ग्राफ तो सर हम लोग ऐसे नहीं खींचेंगे y बराबर 5 का। बिल्कुल बिल्कुल y बराबर 5 का जो ग्राफ है आप यही खींचोगे, मैंने पैरेलल टू x एक्सिस खींचोगे। मतलब तो बिल्कुल सर ये लाइन जो है x एक्सिस से तो 0 डिग्री पर है। मतलब कि इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप जो आप dy बाई dx कह रहे हैं, ये tan 0 डिग्री है। 0 बिल्कुल आप जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो उसमें, जैसे हम लोग भी आज किसी भी चीज को जितना बार पहले से पढ़े हैं उसके बाद दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ नया लगने लगता है, किसी ने कुछ और चीज भी लिख लिया। तो ये लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, अगर हम किसी को ज्यादा बार पढ़ेंगे तो उसके अंदर की ज्ञान जो है हम लोगों को और बढ़ते जाएगा। चाहे आप 6 क्लास की किताब को पढ़ें, 7th क्लास के पढ़ें, 8th 9th 10th 11th 12th, आप जितनी बार पढ़ेंगे उसमें नया नया कुछ न कुछ आपको चीजें दिखाई देने लगेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मैंने एक कांस्टेंट फंक्शन, इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है मैंने समझा दिया। इसका मतलब है कि y बराबर अगर -6 भी है तो इसका भी dy बाई dx 0, यस 0। dy बाई y बराबर सर 12 भी है तो dy बाई dx 0, यस 0। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में अब आ रही है, हम लोगों को समझ में आ रही है। और कुछ चीजें जो है एक आध सवाल हम करा देते हैं यहां पर, और मेरा इंफॉर्मेशन देने का मीनिंग यही था कि आपको दूं। तो सर कुछ होमवर्क भी सवाल दे दीजिएगा, लेकिन पहले हम लोग y बराबर कुछ यहां करें। जैसे मान लो यहां पर x² है, यहां पर 2x है, यहां पर 5 है, इसका सर dy बाई dx क्या होगा? तो बेटा फॉर्मूला के हिसाब से ही होगा और कुछ नहीं होगा, केवल अलजेब्रिक का मीनिंग हम बता रहे हैं। इतना ही तक अभी आपको समझना भी चाहिए। यहां पर बताओ इस फॉर्मूले के हिसाब से y बराबर xn है तो dy बाई dx जो होगा, इसका जो फॉर्मूला हमने बताया था nxn-1, जितना पावर वो मल्टीप्लाई उसमें से एक घटाओ। यहां पर 2 पहले लिख देते हैं एक बार, 2 - 1 प्लस 2, यहां पर x के पावर 1 है, यहां पर आ गया 1 में से 1 गया, ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0। ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई फॉर्म में x का है, ये बाहर निकालकर इस पॉइंट इस x को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ध्यान रखें। अब इसको सजा ले हम लोग, क्या आ गया भाई? तो 2 आ गया, ये 2 में से 1 गया, x हो गया, प्लस 2, यहां पर x के पावर 0। किसी के पावर 0 क्या होता है? मान लो कि x के पावर 0 हो, 1/2 के पावर 0 हो, सबका मान तो 1 ही होता है बेटा, तो 2 × 1 और ये टर्म 0। इसका आंसर क्या हो गया? 2x + 2 हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये चीजें हो गई आपका dy बाई dx। ये किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, ये dy बाई dx है। बिल्कुल सर, समझ में तो आ गया। अच्छा सर, इसको फिजिक्स में जैसे आप बोले थे इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी के बारे में, उसमें कैसे यूज करेंगे हम लोग? कैसे? थोड़ा सा उस पर आएंगे बेटा। डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत जो ज्ञान हमने आपके पास रखा था, इसलिए रखा था क्योंकि हम यहां डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह से वेक्टर के बाद हम लोग वही पढ़ाते हैं, वेक्टर चल भी रहा है, वेक्टर चल रहा है, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही डील करते हैं, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। हमारा जो अब आपको मैं बताऊं फिजिक्स के भाषा में जो सवाल है उसके बारे में बताऊं कि अगर मान लो कि अब पार्टिकल ट्रैवलिंग, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर y और x में फंक्शन था तो आपने dy बाई dx निकाला। उसी तरह से अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन x जो है चाहे y है, टाइम के साथ चेंज होता है तो यहां भी
dy बाई डी टी डिफाइंड होगा, dx बाई डी टी डिफाइंड होगा। अच्छा सर, वहां पर y के साथ x का रेट था, y में जो चेंज किया x के चेंज का रेट था, यहां पर अगर x पोजीशन है, उस पोजीशन का चेंज अगर टाइम के साथ लिया जाए और उसका रेट समझा जाए तो ये तो कुछ वेलोसिटी जैसा चीज है। यस बेटा, ये वेलोसिटी जैसा ही चीज है। उसी वेलोसिटी को हम लोग जब dx बाई डी टी कहेंगे, dx बाई डी टी, तो यही कहा जाएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। dy बाई डी टी को भी y पोजीशन है और t टाइम है, x पोजीशन है, t टाइम है, यही कहा जाएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट ds दिया है तो ds बाई डी टी भी, ds बाई डी टी स्टैंड फॉर ds बाई डी टी भी, आप ये डिस्टेंस ट्रेवल है तो ds बाई डी टी स्पीड हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की हो तो वेलोसिटी हो जाएगी। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का है, तो सर इसमें भी आप जो वही फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि सर इस तरह से है x बराबर टी स्क्वायर है, मान लीजिए x बराबर टी स्क्वायर है सर, एग्जाम्पल x बराबर टी स्क्वायर, मतलब पार्टिकल का पोजीशन, यहां पर समझे पार्टिकल का पोजीशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्टिकल का जो पोजीशन है, पार्टिकल का जो पोजीशन है ये समझे, ये पार्टिकल का पोजीशन ऐसे समझे, x बराबर टी, ये x लाइन है, ये x लाइन है, ये ओरिजिन हमने मान लिया। t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है। t बराबर 1 सेकेंड पर पार्टिकल 1 का स्क्वायर, t बराबर 1 से एट t बराबर 1 सेकेंड, x बराबर 1, तो पार्टिकल यहां पर आ गया 1, t बराबर 1। पोजीशन है, ये पोजीशन बता रहा है। x बराबर टी स्क्वायर में हम t का मान डिफरेंट रखेंगे तो पार्टिकल कहां पर है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, उसका लोकेशन पता चलेगा आपको। बिल्कुल 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 सर, t बराबर 2 पुट करो एट t बराबर 2 सेकेंड पर, x का मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर x मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, तो ये सब मीटर, ये सब चीजें, t का मान 2 पुट करो यहां पर। देखो ये 1 मीटर पर है और ये 4 मीटर पर है, और t का मान यहां पर 2 सेकेंड है, ये सेकेंड है और ये सेकेंड है। अब आप समझने का प्रयास करें यहां पर, बिल्कुल। तो अगर मैं पूछता इसमें, ये मान लो सवाल है कि आप पार्टिकल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सवाल को। अब पार्टिकल ट्रैवल्ड अलोंग x डायरेक्शन, its position vary according to x बराबर t स्क्वायर, where x is measured in meter and t is measured in second, तो find find average velocity and instantaneous velocity, find average velocity and instantaneous velocity। अब बात है कि एवरेज किस इंटरवल में पूछा गया है, और इंस्टेंटेनियस पार्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा जाएगा, पार्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बताना है, t बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है t बराबर 2 सेकेंड पर। तो पहले इसी का चर्चा कर ले, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ के आए हैं, इसके बाद एवरेज पर चर्चा करें। ठीक है सर, बताइए। अब x t का फंक्शन है तो dx बाई dt ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगा यहां पर, यही वेलोसिटी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर बनेगा v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
यही है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इसी की चर्चा करने के लिए हम लोग पहले थोड़ा स्लोप और डिफरेंशिएशन का आइडिया को डेवलप किया था। तो सर यहां पर मतलब dy/dx होता था, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका n के पावर जो था, यहां पर x का पावर होता था, यहां t के पावर है, तो पावर कितना है यहां पर 2, यहां पर 2 लिख दिया। इसमें से घटा दो तो t रहेगा और 2 - 1, मतलब कि 2t 2 में से 1 गया इधर, इतना हुआ। यही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी t टाइम का है। तो t कितना, तो 2 सेकेंड सर, तो इसको हम लिख देंगे 2 और t की जगह पर 2, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल समझ में आ गया सर, एकदम क्या बात है सर, जवाब ही नहीं है कि हम लोग 11th क्लास की चीज को इतनी अच्छी तरह से समझा है कि अब तो इसको जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाया। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड पर की रफ, ये इंस्टेंटेनियस 2 सेकेंड पर की इसकी ये वेलोसिटी है। अच्छा सर, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको कैसे, ये पोजीशन है बेटा। तो अगर मान लो कि 1 से 2 सेकेंड के बीच एवरेज निकालना है, सपोज कि एवरेज इज कैलकुलेटेड इन टाइम इंटरवल 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन 4 है और 1 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन 1 है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। और टाइम कितना लगा, तो 1 से 2 सेकेंड के बीच 1 सेकेंड टाइम लगा, तो 3/1 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड होगा। सर थोड़ा लिख कर बता दीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग एक्स फाइनल मतलब कि 2 सेकेंड वाला, एक्स इनिशियल मतलब कि 1 सेकेंड वाला, 2 सेकेंड से, इसमें टाइम इंटरवल 2 - 1 कर दिया। एक्स फाइनल 4 और इनिशियल 1/1 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने कुछ नई तरीके की चीजें को डेवलप करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप जब इसमें मेहनत करेंगे तो आपकी इसकी लाभ 1-2 दिन के अंदर मिलने लगेगी। उसको 2 से 4 बार पढ़िए और पढ़ते रहिए। पढ़ते वक्त ईयरफोन कॉपी कलम लेकर पढ़िए। आप लोग जो 9th क्लास के बच्चे हैं वही इतनी तन्मयता से पढ़ें कि आप 11th को भी साथ साथ करते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि जो हम लोग जेईई मेंस के लिए या नेट लेवल पर जो ही चीजें करना चाहते हैं, आप जैसा रैंक बनाना चाहते हैं वो बन के रहेगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।